नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर की सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसके बाद के जो 20 एमसीक्यू होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पूरी तरह से रिवीजन वीडियो है। आपके अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की पहचान कीजिए। अब राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हमें चुनना है, तो एक फैक्ट इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान वो है जिसे भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर स्थापित किया जाता है उच्च संस्थान के रूप में, यानी जो पब्लिक सेक्टर का सार्वजनिक उच्च संस्थान के रूप में जिसे अधिनियम बनाकर स्थापित किया जाता है वो एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होता है। अगर इनमें से हम बात करें तो जो इनमें से संस्थान है, जैसे खेल से रिलेटेड संस्थान होते हैं, कुशल विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के रूप में तैयार करने का उसका काम होता है। तो इस तरह के संस्थान जो होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं। इनमें से राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय है गांधीनगर यानी गुजरात में ये स्थापित है, यह आपका राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इनमें से इसको संसद के एक अधिनियम द्वारा सार्वजनिक रूप से देश के उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन हम जानते हैं 2005 में स्थापना हुई थी। हमने डिटेल में पढ़ा है इसको अपने थ्योरी सेक्शन में। और 2009 तक 6 से लेकर 6, 7, 8 और 9 4 किस्तों में एक तरह से इसकी रिपोर्ट दी गई थी। तो हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी जो है उसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी नेशनल नॉलेज कमीशन की। हम जानते हैं कि इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके सैम पित्रोदा थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, सैम पित्रोदा जो हैं वो इसके अध्यक्ष हुए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि सभी तक जो है अफोर्डेबल रेट्स में एजुकेशन पहुँचे। तो 199 केवल इसका प्राइस है। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल हो गया, सभी सब्जेक्ट के आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। साथ में आपको जो मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर जो है मिनिमम हमने कोशिश की है कि 15 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये 40+ आपको मिलेंगे। तो इससे आपका अच्छा लास्ट टाइम जो है वो बेहतर तैयारी हो पाएगी। और आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 में कोर्स होगा और उसके साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री अवेलेबल मिलेगी। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगी कोचिंग, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को लेकर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन से हैं? राज्य विश्वविद्यालय हमने इनमें से चुनने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय दिया है, नागालैंड विश्वविद्यालय दिया है, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय दिया है, इसके अलावा आपका गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम का, सिक्किम विश्वविद्यालय जो कि सिक्किम का है। अब इनमें से हमें ये पहचानना है कि राज्य विश्वविद्यालय इनमें से कौन से हैं। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय इनमें से राज्य विश्वविद्यालय है। और इसके अलावा एक और जो इनमें से रहता है वो आपका गुवाहाटी विश्वविद्यालय जो कि असम का है, ये भी राज्य विश्वविद्यालय। और बाकी की अगर बात करें तो इसमें से नागालैंड विश्वविद्यालय जो आपका नागालैंड का, और आपका रह जाता है सिक्किम विश्वविद्यालय। ये दोनों जो हैं ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और बाकी के आपका A, C और
डी आपका राज्य विश्वविद्यालय आ गया, यानी हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा की निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्भव स्वतंत्रोत्तर भारत में हुआ। अब देखिए हमें क्वेश्चन का आंसर देना है स्वतंत्रोत्तर भारत में, यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो है किस प्रकार का उद्भव जो है उच्च शिक्षा में हुआ है स्वतंत्रोत्तर भारत में। शिक्षक शिक्षा, विधिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर दूरस्थ शिक्षा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूरस्थ शिक्षा। बाकी ये शिक्षण संस्थान तो भारत में पहले से चल ही रहे थे, लेकिन 1964-66 में जो आपकी शिक्षा नीति आती है कोठारी आयोग, उसके द्वारा जो है दूरस्थ शिक्षा पर जोर दिया गया। 1986 की शिक्षा नीति आई, और इससे पहले हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था 1982 में आपका पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो कि बी आर अम्बेडकर के नाम से बना था, तो ये आपका पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। और इसके बाद जो है 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। तो ये दोनों जो संस्थान थे शुरुआती संस्थान, ये आपके दूरस्थ शिक्षा से रिलेटेड थे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद जो है दूरस्थ शिक्षा के रूप में उद्भव हुआ भारतीय शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है। तो लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान यानी जो आपका एक तरह से उत्कृष्ट संस्थान, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आपका उत्कृष्ट होगा। तो उत्कृष्ट संस्थान इनमें से कौन है, ऐसे बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है। सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है तो ये ऐसे संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन्हें कहा जाता है, और ये इस तरह के संस्थान होता है जिनका जो राष्ट्रीय सेवा और प्रौद्योगिकी जो शोध होता है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो सर्विस एंड टेक्नोलॉजी जो रिसर्च होती है, टेक्निकल रिसर्च, उसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका होता है। तो इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कहा जाता है। तो इन संस्थानों का चयन जो है यूजीसी द्वारा किया गया था 2017 में। तो इनको कहा गया है कि ये लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान होंगे। तो इन विकल्पों में जो है आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है AMBAY, इसका पूरा नाम हमें बताना है। इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है आपका स्किल असेसमेंट, इसके अलावा मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांस्ड ऑफ यूथ, मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांस्ड ऑफ यूथ। ये जो है आपका इसका जो है 2014 में इस शुरुआत की गई थी इस कार्यक्रम की, और ये जो है व्यावसायिक उन्नति के लिए, युवाओं के लिए जो आपका स्किल को प्रोमोट करने के लिए, इसके अलावा व्यावसायिक उन्नति के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, उसको व्यावसायिक बनाना या व्यावसायिक शिक्षा की उसमें व्यवस्था करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था AMBAY। तो 2014 में शुरू हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम या योजना मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, किसी कार्यक्रम ऑब्लिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है इसमें, कार्यक्रम, और इसको हस्तक्षेप योजना मूल्यांकन भी कहते हैं। दूसरा है प्रक्रिया निगरानी मूल्यांकन। प्रक्रिया निगरानी मूल्यांकन में आपका सेवा प्रदायगी की दक्षता होती है, यानी सेवा देने वाले की दक्षता होती है। प्रभाव परिणाम मूल्यांकन हम किसे कहेंगे, प्रभाव परिणाम मूल्यांकन में जो होता है किसी कार्यक्रम जो हस्तक्षेप की प्रभाविता इसमें होती है। और लागत प्रभावी मूल्यांकन जो होगा आपका, सेवा प्रदान करने की लागत इसमें आ जाएगा। तो यानी हमारा जो सही हो जाएगा, ए का आपका सेकंड हो गया, सेकंड से शुरू करेंगे, ए का सेकंड हो गया, और जो आपका बी का थर्ड हो गया, सी का आपका फर्स्ट हो गया, और डी का आपका फोर्थ हो गया। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन डी वाला, सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ।
अगला क्वेश्चन है, दो कथन हमारे पास दिए गए हैं और इनको पहले देखना है। संप्रेषण सत्य को सुसाधित करता है, और इसके अलावा कथन 2 है, संप्रेषण सत्य को आवृत भी करता है। तो इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ये पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपका संचार या संप्रेषण की, तो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हमने इसको थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो सत्य को ये संसाधित है, ये वर्ड सत्य को संसाधित करता है। और इसके अलावा संप्रेषण जो है तथा संप्रेषण सत्य को आवृत भी करता है, यानी सत्य को प्रकट भी करता है और उसको संसाधित भी करता है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार होते हैं? संप्रेषण में जो प्रतिरूप होते हैं वो किसके आधार होते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विन्यासकर्मी आधार होता है प्रतिरूप। तो डेटा सूचना को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विन्यासक्रमी। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए भाषा निम्नांकित में से किसका एक उत्पाद या परिणाम होता है? तो संप्रेषण के लिए जो भाषा होती है वो इनमें से किसका उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है? इन विकल्पों में से हमें चुनना है कि किस एक का प्रोडक्ट जो है भाषा होती है। ऑप्शन है प्रयोगशाला अनुरूपण, धार्मिक संबंधन, दैनंदिन जीवन यानी डेली लाइफ जो हमारी होती है, अभिजात्यवादी वरीयता। सही आंसर आपका हो जाएगा जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें भाषा जो है एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है या उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, संचार की भाषा का गठन है। संचार की भाषा का गठन कैसा है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक संचार। ये संचार की भाषा का गठन होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म जन्मांतर तक जो है संप्रेषण की प्रक्रिया से जुड़ाव रहता है, और जो संप्रेषण की प्रक्रिया वो करता है वो कहीं ना कहीं समाज से कोरिलेटेड होती है। तो इसलिए संचार की जो भाषा का गठन है वो सामाजिक संचार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चर संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति से अन्य संस्कृति का भेद करते हैं? अब देखिए 5 विकल्प हैं आपके पास, 4 विकल्प हैं और इनमें से चुनने हैं हमें कि कौन से विकल्प हैं जो संप्रेषण के संबंध में एक संस्कृति को अन्य संस्कृति से अंतर करवा सकते हैं। तो इनमें से देखिए, अधिगम कौशल करवा सकता है, समय बोध करवा सकता है, कृतज्ञता का स्तर इसमें नहीं आएगा, ईमानदारी का स्तर भी इसमें नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा। यानी जो हमारा अधिगम कौशल और समय बोध जैसे चर होते हैं ये एक संस्कृति का अन्य संस्कृति से भेद कर सकते हैं। जो आपका रचनात्मकता यानी कृतज्ञता का जो स्तर है आपका, या फिर जो आपका ईमानदारी का स्तर है, ये संप्रेषण जो आपका एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में इसमें भेद करने में ये सक्षम नहीं होते हैं। तो इनसे आपका जो है संस्कृति सीखने का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन संस्कृति में भेद इन चरों से नहीं हो सकता है। इसमें निम्नलिखित परिधीय उपकरणों में से कौन से केवल इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जिससे हमारी जो है एग्ज़ाम का जो OMR सीट होती है वो हमारा क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा लाइट पेन, ये पेन जो है वो इनपुट देने के लिए ही यूज़ होता है। डिजिटल डिवाइस में जैसे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो जैसे राइटिंग के लिए मैं जो पेन यूज़ कर रहा हूँ ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इनमें से अगर हम देखें तो OMR आपका इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक टैबलेट इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है। तो B, C और D हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, CAE का मतलब क्या है? CAE का फुल फॉर्म हमें पूछा गया है। CAE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका
जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं उनके डिज़ाइन में सुधार किया जाता है। जो आपके उद्योग होते हैं या जो इंजीनियरिंग आपकी समस्याएं होती हैं उनमें सुधार किया जाता है, उसको कहा जाता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस तरह का बन सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक विशेष हमारे पास चैप्टर है, तो टेक्नोलॉजी से आपके इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? अब देखिए यहाँ पर गलती कर सकते हैं, जीबी जो क्या होता है, ये इसकी भंडारण क्षमता है, ये इसकी कैपेसिटी है कि कितने जीबी डेटा है, तो ये तो भंडारण क्षमता हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट की स्पीड, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में केबी पर सेकंड या एमबी पर सेकंड, तो केबी पर सेकंड भी आपका जो है इसकी स्पीड है, एमबी पर सेकंड भी है, इससे बड़ी जो है आपकी वो जीबी पर सेकंड है। और इनमें से अगर हम देखें तो केवल जीबी पर सेकंड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गीगाबाइट पर सेकंड इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्थक क्या है? तो सार्थक जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, सार्थक SARTHAK, सार्थक था ये, और इसका पूरा नाम था स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्यों था ये सार्थक? थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म था। और ये क्या था, ये NEP 2020 के द्वारा चलाया गया था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 है उसके द्वारा ये कार्यान्वयन एक योजना है। NEP 2020 के लिए कार्यान्वयन योजना है, इसका नाम दिया गया है सार्थक, जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं, ये किसका उदाहरण है? यानी कक्षा में आने से पहले वीडियो को व्याख्यान आप सुन रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, सही आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम इसे कहते हैं। अगर कक्षा में आने से पहले विद्यार्थी जो है पहले से व्याख्यान सुन के आते हैं तो इसे फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। इसमें जो है टीचिंग के नए तरीके होते हैं और छात्र का इसमें अच्छा जुड़ाव रहता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है, जिसमें जो पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा जो है वो आपकी उल्टी होती है, यानी किसी विषय के बारे में छात्र पहले से पढ़ के आते हैं, मतलब व्याख्यान पहले से देख के आते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा और उससे रिलेटेड समस्याओं का समाधान किया जाता है। पलटी कक्षा इसको हिंदी में कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम इसको कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सिंपल है, परियोजना विधि आप जानते हैं, व्याख्यान विधि, कार्यक्रमबद्ध अधिगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? तो अमूमन जो छात्र केंद्रित विधियां होती हैं वो ज़्यादा प्रभावी विधियां मानी जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी सबसे प्रभावशाली विधि होगी, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि छात्र जिसमें ज़्यादा एक्टिव होगा, वो ज़्यादा काम स्वयं कर रहा होगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा सीखेगा, तो वही विधि सबसे प्रभावी होगी। अब इनमें से हमें ये चुनना है कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए, समस्या समाधान में छात्र स्वयं सहभागिता निभाते हैं, तो छात्र केंद्रित हो गए। परिचर्चा विधि, परिचर्चा तभी होगी जब छात्र आपस में परिचर्चा करेंगे। परिप्रेक्षा भी इसी तरह का अधिगम है। और इसके अलावा निदर्शन या निर्देशन विधि जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक के निर्देशन में ये संचालित होती है। और तो निर्देशन विधि जो है एक तरह से व्याख्यान विधि ही मान सकते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि है। छात्र इसमें भाग लेते हैं और माध्यमिक स्तर पर जो निर्देशन विधि है वो सार्थक मानी जाती है। अब यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ मूल्य है और एक तरफ उसका अर्थ दिया गया है। इनको हमें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, सत्यनिष्ठा का मतलब होता है सही कार्य करना, तो एक तरफ मूल्य है हमारे। दूसरा है समूह कार्य में क्या होगा, परस्पर सहायता और सहयोग करना। अनुशासन के लिए आपको समर्पण और अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं अनुशासन। और सकारात्मकता का मतलब होता है अच्छी अभिवृत्ति रखना, यानी फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, सेकंड थर्ड,
फोर्थ और फर्स्ट। तो इस तरह के जो विकल्प होंगे, सेकंड से शुरू हो रहा है आपका, सॉरी सही कार्य करना, थर्ड से शुरू हो जाएगा, थर्ड के बाद आपका फोर्थ, थर्ड के बाद आपका फोर्थ और फिर आपका सेकंड और फिर आपका सकारात्मकता का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से दो सूचियां हैं, एक तरफ मौलिक कारक दिए गए हैं और एक तरफ अधिगम की विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मौलिक कारक और अधिगम की विशेषताएं, प्रेरणा है मौलिक कारक, और प्रेरणा से क्या होता है, उद्दीपन मिलता है, यानी स्टिमुलस मिलता है, इससे स्टिमुलस मिलता है और छात्र जो है वो अधिक मेहनत के साथ काम करता है अगर उसे प्रेरणा मौलिक कारक के रूप में दी जाती है। उत्प्रेरण जो है, उत्प्रेरण का जो प्रभाव पड़ता है वो आपके प्रतिफल पे पड़ता है, प्रतिफल पे पड़ता है, यानी उत्प्रेरित रूप से अगर छात्र काम करेगा तो जो प्रतिफल होगा वो ज़्यादा बेटर आएगा। अनुक्रिया का संबंध क्रिया से हो जाएगा और पुनर्बलन का संबंध अभिप्रेरणा से है। तो फीडबैक भी ज़रूरी होता है अभिप्रेरणा के साथ में, तो पुनर्बलन का संबंध अभिप्रेरणा से हो जाएगा। और मैचिंग में अगर हम देखें तो थर्ड पहले आ जाएगा, ए का थर्ड आ जाएगा, बी का फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह के जो विकल्प होंगे, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसके डिस्कशन में, तो इसलिए जो इसके आगे के 20 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट पार्ट आप देखना, कितने लोग देखना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग अगर देखना चाहते होंगे तो वो उतनी जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।